कहानी की शुरुआत में हम याकुजा गैंग की कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही बेसब्री से बाकी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। गैंग का लीडर जो कि बाकी के डर से थर थर कांप रहा होता है, वो सिर्फ एक 13 साल के बच्चे को मारने के लिए 100 से ज्यादा गुंडों को लेकर आता है वहाँ पर और अपने सभी के सभी गैंग मेंबर्स को बोल रहा होता है, ये बाकी कोई मामूली लड़का नहीं है, बहुत सोच समझ कर लड़ना उसके साथ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें किसी भी हाल में उसे सबक सिखाना होगा। एक इंस्पेक्टर भी दूर खड़ा हुआ ये सारा का सारा तमाशा देख रहा होता है और ये बंदा बाकी को अच्छे से जानता होता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान ये चिरो हानमा का बेटा है। और अब देखते ही देखते बाकी वहाँ पर पहुंच जाता है। बाकी की आंखों में किसी के लिए भी कोई डर नहीं होता, उसकी आंखों में सिर्फ बदला दिख रहा होता है। वो सिर्फ अपने डैड से लड़ना चाहता है और बाकी ने आज तक कोई भी फाइट नहीं हारी होती। तभी एक प्रोफेशनल फाइटर वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर वो गैंग का लीडर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि दोनों आपस में दोस्त होते हैं। वो गैंग का लीडर अपने दोस्त से कहता है, अरे शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आ गए, क्या आप इस बाकी को हराने में हमारी हेल्प कर सकते हो प्लीज। वो प्रोफेशनल फाइटर ये सुनकर कहता है, बे तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये सिर्फ एक 13 साल का बच्चा है, तुम इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, पागल वागल हो गए हो, इस छोटे से बच्चे से लड़ने के लिए 100 लोगों को लेकर आए हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और तभी बाकी उसके सामने पहुंच जाता है और वो उस प्रोफेशनल फाइटर की तरफ आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। पर इसकी आंखें इतनी अजीब की लग रही है भाई, क्या एनिमेशन है ये, महंगा लग रहा है भाई बाकी तो। और अब देखते ही देखते बाकी एक बहुत बड़ा जंप लगाता है और उस लड़ाई के मैदान में अकेला ही कूद पड़ता है और उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अब बाकी का पहला हमला उस प्रोफेशनल फाइटर के ऊपर होता है और बाकी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो सभी के सभी जो गैंग मेंबर्स है उन सभी गैंग मेंबर्स की बैंड बज जाती है और सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस 13 साल के लड़के ने एक प्रोफेशनल रेसलर के ऊपर हमला कर दिया। बाकी एक जंप लगाकर उस प्रोफेशनल फाइटर के ऊपर चढ़ जाता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। और अब देखते ही देखते बाकी कुछ सेकंड्स में ही उस प्रोफेशनल फाइटर को नॉकआउट करके नीचे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर सभी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बाकी उस गैंग के लीडर को भी उस पर लातों और घूसों की बारिश करके नीचे गिरा देता है। अब ये देखकर उसके जो चेले होते हैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, अगर लड़के हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे लीडर को मार दिया, अब तुम नहीं बचने वाले। और बाकी भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अकेला ही उन सभी गैंगस्टर्स से भिड़ जाता है। बाकी के हाथ में कोई भी वेपन नहीं होता और वो निहत्था ही उनसे फाइट करने लग जाता है। बाकी के पास सिर्फ उसकी मजबूत टांगे और मजबूत बाजुएं होती हैं और बाकी अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को जमीन पर फेंक रहा होता है। बाकी अपने दुश्मनों के साथ बहुत चालाकी से लड़ रहा होता है क्योंकि 100 लोग एक साथ बाकी पर हमला नहीं कर सकते, इसीलिए बाकी एक छलांग मारकर बीच में घुस जाता है ताकि वो एक वक्त में सिर्फ 5 से 6 लोगों के साथ ही लड़े और बाकी के दुश्मन एक सर्कल बनाकर उसके आसपास खड़े होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है, अगर आप लोग एक सर्कल बनाकर लड़ते हो तो कुछ ही लोग आप पर हमला कर पाएंगे। और इस वक्त बाकी का मुकाबला सिर्फ 5 से 6 लोगों के साथ ही हो रहा होता है और इस तरफ उस इंस्पेक्टर का दोस्त उसे बोलता है, और सर जी हमें इन्हें हटा देना चाहिए क्या, इस तरह से अगर फाइट चलती रहेगी तो ये बाकी बुरी तरह से हार जाएगा, वो उस बच्चे की जान भी ले सकते हैं। और पुलिस इंस्पेक्टर ये सुनकर उसे कहता है, नहीं, मैंने बाकी के बारे में जो कुछ भी जाना है मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस बच्चे ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही आधे से ज्यादा गैंगस्टर्स को हराकर नीचे भी गिरा दिया है। और जैसे ही वो सारे के सारे फाइटर्स बाकी पर एक ही करके हमला कर रहे होते हैं तो बाकी अब कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। उन गैंगस्टर्स के पास वेपन्स भी होते हैं और उनके हाथ में लोहे की चेन्स होती हैं और अब सभी लोग बाकी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और बाकी उन सबसे बचकर वहां से भागने लगता है और जाली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और अब सभी के सभी दुश्मन बाकी की आंखों के सामने होते हैं और बाकी पर जो भी हमला होगा वो सामने की तरफ से होगा, ना कि उसके आसपास की एरिया से। और अब देखते ही देखते वो सभी के सभी गैंगस्टर्स बाकी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और बाकी को जमीन पर गिराकर उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। बाकी अपने फेस को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और वो बाकी को अपने हाथों से और लोहे के बैट से मार रहे होते हैं। बाकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और किसी से डरता नहीं, लेकिन इस वक्त बाकी की बुरी तरह से पिटाई हो रही होती है। और तभी वो इंस्पेक्टर एक विसल बजाता है और वो सारे के सारे गैंगस्टर्स समझ जाते हैं कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और सभी के सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो इंस्पेक्टर बाकी के पास आता है और उसके हालचाल पूछता है, ओए बाकी उठ जाओ उठ जाओ। और बाकी उठ जाता है और उस इंस्पेक्टर को बताता है, शुक्रिया सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाकी खड़ा होकर देखता है कि उसके आसपास 37 लोग मर चुके हैं और 30 से ज्यादा लोग घायल पड़े हैं। और बाकी उसे कहता है, शिट यार, मुझे तो लगा था आज मैं 100 लोगों का शिकार करूंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ 37 लोगों को ही मार पाया, बहुत बुरा। वो पुलिस इंस्पेक्टर ये सुनकर उसे कहता है, अच्छे से अच्छा फाइटर भी एक बार में सिर्फ 1 या 2 दुश्मनों को ही हरा सकता है, लेकिन तुमने तो 37 लोगों को नॉकआउट कर दिया, तुम वाकई ये चिरो हानमा के बेटे हो। और इस तरफ कोरियोगावा भी बाकी की फाइट को देख रहा होता है, गाड़ी में बैठा हुआ। ये बंदा बाकी की मॉम का एक फ्रेंड होता है और उनके छोटे मोटे काम करता रहता है। और ये बंदा बाकी की मॉम को कॉल लगाता है और उनसे बोल रहा होता है, हाँ जी मैम, बाकी 100 में से सिर्फ 37 लोगों को ही मार पाया। बाकी की मॉम ये सुनकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और कहती है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मेरा बेटा सच में बहुत कमजोर है। और दरअसल ये जो हमला अभी हुआ था ये बाकी की मॉम ने ही कराया होता है ताकि वो बाकी की काबिलियत को परख सके। बाकी की मॉम चाहती है कि बाकी अपने डैड यूचिरो हानमा की तरह स्ट्रांग बने और एक दिन उसे हरा डाले। और बाकी अपने घर की तरफ जाने लगता है और घर जाकर उसी फाइट के बारे में सोच रहा होता है और अपने आप को कोस रहा होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, पूरा दिन मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं 100 लोगों को भी हरा नहीं पाया।
पाया। अगर मैं 100 लोगों को नहीं हरा सकता तो मैं 1 मिनट के लिए भी यूचिरो हानुमा के सामने नहीं टिक पाऊंगा। और बाकी की ये सारी मेहनत अपने फादर यूचिरो हानुमा के लिए ही होती है। वो बस अपने डैड को किसी तरह से एक बार हराना चाहता है ताकि वो अपने फादर का प्यार पा सके। और अब अगले दिन बाकी ट्रेनिंग करने के लिए एक लैब के अंदर जाता है जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स होते हैं और ये लोग बाकी के एक्सरसाइज करने के बाद उसकी बॉडी में आने वाले चेंजेस को एनालाइज कर रहे होते हैं। और बाकी बहुत मेहनत से एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन एक्सरसाइज करते करते बाकी को रियलाइज हो जाता है कि ये जो ट्रेनिंग है जो ये इस लैब में आकर करता है ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है और ये ट्रेनिंग बाकी को बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं बना रही होती। और बाकी अपना माइंड बना लेता है कि वो खुद ही अपनी जिंदगी गुजारेगा अपने तरीके से और खुद को अपने तरीके से स्ट्रांग बनाएगा। और वो अपने सामने पड़ी हुई सारी की सारी मशीनों पर हमला कर देता है और सारी की सारी मशीनों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है और उन डॉक्टर्स से कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं आज से तुम्हारी लैब में कभी नहीं आऊंगा। मेरी मॉम को जाकर बता देना अगर मुझे स्ट्रांग बनता हुआ देखना चाहती हैं तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा। और इतना बोलकर बाकी वहाँ से चला जाता है। और अब इसके बाद हम बाकी के फ्रेंड कोरियोगावा को देखते हैं जो कि एक बंदे से मिलने आया होता है और ये बंदा एक गैंगस्टर की ग्रुप का ओनर होता है और इस गैंग का नया लीडर एक 15 साल का बच्चा हानायामा होता है। हाँ वही हानायामा। और ये वही हानायामा है जिसका नाम मैं हमेशा गलत लेता हूँ या नाहामा बोल देता हूँ। और अब ये बंदा कोरियोगावा को हानायामा के बारे में बताता है और उसे कहता है वो सिर्फ 15 साल का है लेकिन बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा अलग और हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि जो कॉइन तुम अपने हाथों में देख रहे हो उसने इस कॉइन को अपने हाथों से ही मोड़ दिया। ये उसकी ताकत का एक छोटा सा नमूना है और वो अकेला ही एक पूरी की पूरी गैंग से लड़ने चला गया था जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग थे। वो अकेला ही उस बिल्डिंग में घुसा और सभी के सभी लोगों को मार दिया उसने। ये सुनकर कोरियोगावा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इस बाकी की उम्र सिर्फ 13 साल है और इस हानायामा की उम्र सिर्फ 15 साल। क्यों ना इन दोनों के बीच एक मुकाबला कराया जाए, एक बढ़िया सी फाइट कराते हैं इन दोनों में। और इस तरफ बाकी जो कि अपनी डेली रूटीन से तंग आ चुका है वो एक पार्क में लेटा होता है और सोच रहा होता है अपनी जिंदगी के बारे में कि अगर वो उसी रूटीन को फॉलो करता रहेगा तो वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। और अब अगर उसे स्ट्रॉन्ग होना है तो उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। और तभी उसकी नजर एक प्रोफेशनल बॉक्सर के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। बाकी उसका पीछा करने लग जाता है और बाकी उसका पीछा करते करते उसके क्लब में पहुंच जाता है और वो देखता है कि वो बॉक्सर अपने एक साथी के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और देखते ही देखते वो बॉक्सर अपने ओपोनेंट को एक पंच मारकर नॉकआउट कर देता है और उसे रिंग से ही बाहर फेंक देता है। बाकी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है, अरे वाह सर, आप तो बहुत ही अच्छा लड़ते हो, क्या आप मुझसे फाइट करना चाहेंगे? और इतना बोलकर बाकी एक जोरदार मुक्का एक पंचिंग बैग के ऊपर मारता है और इस बॉक्सर को बाकी की ताकत का अंदाजा हो जाता है और बाकी मिस्टर यूरी को चैलेंज कर देता है एक फाइट के लिए। सर, मैं आपके साथ एक मैच खेलना चाहता हूँ। और अब क्योंकि बाकी की ताकत का एक नमूना मिस्टर यूरी देख चुके होते हैं, मिस्टर यूरी बॉक्सिंग के चैंपियन होते हैं और ये बाकी सिर्फ है 13 साल का। और जाहिर सी बात है कि एक ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े चैंपियन को तो हरा नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यूरी बाकी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, दिखाओ मुझे तुम में कितना दम है। और ये सुनकर बाकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और अब तक बाकी ने सिर्फ छोटे मोटे गुंडों को ही मारा होता है पर ऐसा पहली बार था कि किसी प्रोफेशनल लेवल की बॉक्सर से फाइट कर रहा है। और यूरी का कोच ये देखकर यूरी से कहता है, अबे ओ छोटा सा बच्चा, ये तू इसे क्यों चैलेंज कर रहा है? ये तो नादान है, तू तो समझदार है ना, तू तो समझ, ये तेरा एक पंच भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मरमुरा जाएगा, मर्डर हो जाएगा, बात मान मेरी। लेकिन मिस्टर यूरी बाकी की असली ताकत को पहचान लेता है और ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूर रहे होते हैं। और अब यूरी उसे बोलता है, इस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। कोच ये सुनकर हैरान रह जाता है, अरे भाई माफ कर दे इसको, बच्चा है यार, क्या कर रहे तू? और यूरी ये सुनकर उसे कहता है, सर, मैं बॉक्सर से भी पहले एक शीजिन हूँ और शीजिन जाति के लोग कभी भी किसी चैलेंज को डिक्लाइन नहीं करते, चाहे वो औरत हो, कोई बच्चा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बुढ़ा हो या जवान हो, हम लोग उससे मुकाबला जरूर करते हैं, हम पीछे नहीं हटते। और अब क्योंकि बाकी ने यूरी को चैलेंज कर दिया होता है तो अब ये बात इन दोनों की इज्जत पर आ जाती है और अब बाकी एक ऐसे फाइटर का सामना करने वाला है अब जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अब इन दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं रिंग में। और अब बाकी अपने गार्ड्स को आगे कर लेता है और ये बंदा पंचिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब देखते ही देखते यूरी बाकी के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और बाकी नीचे जमीन पर घुटने टिकाकर बैठ जाता है। उसके कुछ साथी इस मैच को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मिस्टर यूरी अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक देते हैं और उन्हें समझाते हुए कहता है, इस लड़ाई की शुरुआत इस लड़के ने की है, मैंने नहीं। और अब ये लड़का जब तक हार नहीं मान लेता या नॉकआउट नहीं हो जाता ये फाइट नहीं रुकेगी। और अब अचानक से बाकी उठ खड़ा होता है। बाकी बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहता था और अपने मन में सोचता है, मैं ऐसे नहीं हार सकता, मुझे उठना होगा, मुझे अपने डैड यूचिरो हानुमा को हराना ही होगा, मुझे खुद को साबित करना है, मैं इसे जरूर हराऊंगा। और बाकी फिर से अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और इस तरफ ये बाकी मिस्टर यूरी से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ मिस्टर कोरियोगावा हानायामा से मिलने के लिए एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। उस अंडरग्राउंड बिल्डिंग के अंदर कुछ गैंगस्टर्स अपने फाइटर्स के साथ
हानायामा के आने का इंतजार कर रहा होता है और वो हानायामा गैंग के एक मेंबर से बोलता है, तुम्हारा बॉस अभी तक नहीं आया, क्या वो हमसे डर गया? जल्दी बुलाओ अपने बॉस को। दरअसल हानायामा और इसके फाइटर के बीच में एक फाइट होने वाली है और जो भी फाइटर जीतेगा वो इस गैंग का नया लीडर बन जाएगा। और अब देखते ही देखते हानायामा वहाँ पर पहुंच जाता है और जब कोरियोगावा हानायामा को देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है। हानायामा जिसे ये कोरियोगावा एक छोटा सा बच्चा समझ रहा होता है, वो हाइट में इस बंदे का डबल ट्रिपल होता है। हानायामा की हाइट 7 से 8 फुट के बीच में होती है और ये बंदा सिर्फ 15 साल का होता है। और अब हानायामा अपना कोट उतारता है, अपनी स्लीव्स ऊपर करता है और उस फाइटर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब इसका ये ओपोनेंट फाइटर बहुत ही स्पीड से हानायामा की तरफ बढ़ता है और हानायामा के मुंह पर पंचेस की बारिश कर देता है। ये बंदा बिना रुके हानायामा के मुंह पर लगातार मुक्के मार रहा होता है और अब हानायामा भी अपनी फाइनल पंच का इंतजार कर रहा होता है। कोरियोगावा ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि इसने तो हानायामा की बहुत तारीफें सुनी है भाई कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो यहाँ पर मार खा रहा है भाई, ये बंदा ये चल क्या रहा है आखिर। और अब देखते ही देखते हानायामा एक जोरदार मुक्का मारता है उस ओपोनेंट के मुंह पर और उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है और ये बंदा नॉकआउट होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर कोरियोगावा को हानायामा की ताकत का अंदाजा हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये हानायामा कमजोर मुक्कों से डील नहीं करता। ये बंदा एक ही बार में अपने दुश्मन को ढेर करने की सोच रखता है और अब हानायामा ये जो फाइटर था उसके बॉस के सामने जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। इसका बॉस हानायामा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है, भाई मुझे छोड़ दो यार, गलती होगी, प्लीज भाई माफ कर दो यार। लेकिन हानायामा उस पर रहम नहीं करता और उसे मार मार कर उसकी बत्ती गुल कर देता है। और दूसरी तरफ बाकी और मिस्टर यूरी के बीच में फाइट चल रही होती है और मिस्टर यूरी बाकी पर लगातार पंचेस मार रहे होते हैं और बाकी भी अपनी पूरी फुल स्पीड का यूज करके उसके आसपास घूमने लग जाता है। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और लेफ्ट राइट इधर उधर भागने लग जाता है और उसे चकमा देने की कोशिश करता है और बाकी एक जंप लगाता है और मिस्टर यूरी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सिर पर मुक्कों की बारिश कर देता है और बाकी एक बार और एक जंप लगाता है और मिस्टर यूरी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर यूरी बाकी की आवाज सुन रहे होते हैं और उसे फील करने की कोशिश करते हैं। और अब जैसे ही मिस्टर यूरी को बाकी के अपनी तरफ आने का अंदाजा होता है तो मिस्टर यूरी एक जोरदार मुक्का मारते हैं बाकी के ऊपर और उसे जमीन पर गिराकर नॉकआउट कर देते हैं। ये किसी आम इंसान का मुक्का नहीं होता बल्कि एक बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन का मुक्का होता है और इस मुक्के के पड़ते ही बाकी ढेर हो जाता है और बाकी की बत्ती गुल हो जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और चेक करते हैं, भाई मर तो नहीं गया ये, बाकी केस हो जाएगा भाई हम पे, शेट पानी पुनी पिलाओ भाई से। और इस तरफ मिस्टर कोरियोगावा बाकी की मॉम को कॉल करके बताते हैं कि उसने बाकी से मुकाबला करने के लिए एक बहुत अच्छे ओपोनेंट को ढूंढ लिया है। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसमें बहुत दम है और बाकी को उसके साथ मुकाबला करने के बाद बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। और दूसरी तरफ बाकी उठ जाता है और उस वर्ल्ड चैंपियन से हारने के बाद रोना शुरू हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई तुमने तो बहुत बढ़िया मुकाबला किया, बाकी रो क्यों रहे हो? कोई भी बंदा 3 सेकंड के ऊपर इस बॉक्सर के सामने नहीं टिक पाता था, तुम तो फिर भी पूरे 10 मिनट तक लड़े हो, तुम सिर्फ 13 साल के हो और फिर भी इतना अच्छा मुकाबला कर लिया तुमने, क्या बात है। और फिर बाकी रोते हुए उन्हें कहता है, नहीं तुम लोग नहीं समझोगे, मैंने आज तक कोई भी फाइट नहीं हारी है, हमेशा जीता हूँ। और अब क्योंकि बाकी का जीना और मरना सिर्फ लड़ाई ही होती है, उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि वो ताकतवर बने और अपने डैड यूजिरो हानामा को हरा दे। और दूसरी तरफ मिस्टर कोरियोगावा हानायामा से बात कर रहे होते हैं कि 13 साल का लड़का है जिसका नाम है बाकी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो सिर्फ तुमसे 2 साल ही छोटा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका मुकाबला करो और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। पर हानायामा ये सुनकर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता और कहता है, मैं बच्चों के साथ मुकाबला नहीं करता। और अब हानायामा इतना बोलकर वहाँ से जाने लगता है और मिस्टर कोरियोगावा से कहता है, तुमने मेरी बात सही तरीके से नहीं सुनी हानायामा, उस 13 साल के बच्चे का पूरा नाम बाकी हानामा है। अब हानामा सरनेम सुनते ही हानायामा रुक जाता है और वो समझ जाता है कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी यूजिरो हानामा का बेटा है, क्योंकि आज तक कोई भी यूजिरो हानामा को लड़ाई में नहीं हरा पाया। वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है और बड़े से बड़े फाइटर की भी यही ख्वाहिश होती है कि वो कभी यूजिरो हानामा से फाइट कर पाए, लेकिन आज तक कोई भी यूजिरो हानामा को हरा नहीं पाया। और अब हानायामा मन में सोचता है, यूजिरो हानामा को तो मैं नहीं हरा सकता, तो क्यों ना उसके बेटे को ही हरा दे। और अब ये बात पैसों की नहीं बल्कि एक फाइटर की इज्जत पर आ जाती है और हानायामा बाकी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब अगले दिन हानायामा बाकी के घर पहुंच जाता है उससे फेस टू फेस मिलने के लिए, लेकिन बाकी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए पहले ही पहाड़ों की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे स्पीड और ताकत ये दोनों ही चाहिए होता है और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और अब बाकी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है और उसे अपने सामने एक घर दिखाई देता है और उसकी मुलाकात एडो नाम के एक बंदे से हो जाती है। ये एडो उसके फादर यूजिरो हानामा का दोस्त होता है, लेकिन ये बंदा बाकी को देखकर उसे पहचानता नहीं है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है और कहता है, मैंने बहुत सालों से किसी छोटे बच्चे को नहीं खाया, तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें खा लेना चाहिए बच्चे। बाकी सुनकर मिस्टर एडो से कहता है, अरे सर आपने मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं बाकी हानामा हूँ, यूजिरो हानामा का बेटा, ये देखो मुझे पहचाना। ये सुनते ही एडो की आंखें फटी की फटी रह जाती और कहता है, अरे मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हें तो मैंने बचपन में देखा था, तुम लॉलीपॉप खाते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, यहाँ पर क्या करने आए हो बच्चे, ये इलाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर बाकी मिस्टर एडो से कहता है, अरे हाँ जी सर मैं आपको बताता हूँ, चलिए पहले आपके घर चलते हैं। और फिर ये दोनों एडो के घर के अंदर जाते हैं और खाना खाने लगते हैं और फिर बाकी उसे बताता है कि वो अपने फादर की तरह यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया है। और फिर एडो खाना खाते हुए बाकी से कहता है, बाकी अपने सामने ये जो तुम
तुम खाना देख रहे हो ना, ये एक बियर का मीट है और मैंने अपनी कुल्हाड़ी की हेल्प से उसका शिकार किया था। बाकी ये सुनकर उन्हें कहता है, अरे वाह सर, आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या आप मुझे भी ट्रेन कर सकते हैं प्लीज? अरे हाँ हाँ बच्चे, जिस तरह मैंने तुम्हारे फादर को ट्रेन किया था उसी तरह से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और अब ये लोग खाना खाते हुए एडो उसे एक गोरिल्ला के बारे में बताता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर था जो कि बहुत बड़े बड़े गोरिल्लास को मारकर खा जाया करता था। और बाकी उनसे पूछता है, अरे अच्छा, तो अगर मैं आपसे ट्रेनिंग लेता हूँ तो हाल ही में जो मैंने एक लड़ाई एक बॉक्सर के साथ हारी थी, क्या मैं फिर से उसका मुकाबला कर सकता हूँ? क्या आप मुझे तैयार कर सकते हो उस बॉक्सर से फाइट करने के लिए? और एडो से बोलता है, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, बाकी मैं तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल दूंगा कि तुम बड़े से बड़े रेसलर और बॉक्सर का भी आसानी से मुकाबला कर सकोगे। और बाकी और एडो खाना खाने के बाद बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉग पड़ा होता है और एडो के हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी होती है। और फिर एडो बाकी से कहता है, बाकी क्या तुम्हें पता है, जब तुम्हारे फादर यूजिरो हानामा यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी सेम यही ट्रेनिंग रूटीन फॉलो किया था और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। और ये बंदा ऐसा बोलकर उस कुल्हाड़ी को अपने हाथों में लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लॉग के टुकड़े को चीर देता है। उसके हाथों में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो लॉग उस लॉग के टुकड़े को चीरता हुआ नीचे जमीन में घुस जाता है। बाकी उसकी ताकत का ये छोटा सा नमूना देखकर हैरान रह जाता है। और एडो के अंदर से एक रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है जो कि उसके फादर यूजिरो हानामा से निकलता है। और एडो बाकी से कहता है, बाकी जो फाइटर्स ज्यादा खाना खाते हैं उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा ताकत होती है, उनके मसल्स तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो मैं तुम्हारे इन कमजोर हाथों को मजबूत हाथों में बदल दूंगा और इसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खाना खाना होगा और बहुत सारी एक्सरसाइज भी करनी होगी। और बाकी मिस्टर एडो से कहता है, मिस्टर एडो, मुझे एक रात याशा नामी घाट के पास बितानी है और ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये सुनकर एडो परेशान हो जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं बाकी, तुम सिर्फ 13 साल के हो और तुम जानते ही नहीं वहाँ पर कैसी कैसी चीजें होती है। वहाँ पर वही मॉन्स्टर रहता है जिसके बारे में मैंने तुम्हें भी बताया था, वो जंगली गोरिल्ला जो कि बड़े बड़े जंगली भालुओं का शिकार करता है। उसकी उम्र 150 साल है और उसका कद 9 फुट है। ये कोई मजाक नहीं है। बाकी अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जिस तरह तुम्हारे डैड ने ये बेवकूफी की थी, तुम भी उसी नक्शे पर चल रहे हो। आज से 6 साल पहले यूजिरो हानामा मेरे सामने आया था और इस गोरिल्ले से लड़ने के लिए ही तैयारी कर रहा था। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ कंपेयर करूं तो जिस उम्र में अभी तुम हो उस उम्र में तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और तुम्हारा उसके सामने अभी कोई मुकाबला नहीं है। बाकी तुम अपने फादर से बहुत ज्यादा कमजोर हो और उस बीस्ट को यूजिरो हानामा को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज करना पड़ा था। मैं तुम्हें वहाँ पर अकेला जाने नहीं दे सकता। लेकिन बाकी बहुत ज्यादा जिद्दी होता है और कहता है, मैं भी अपने डैड की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर जाकर एक रात गुजारना चाहता हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं उस मॉन्स्टर का मुकाबला करूंगा। और बाकी अपनी मनमानी करता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही बाकी उस जगह पर पहुंचता है, वो वहाँ पर एक्सरसाइज करने लग जाता है और उस मॉन्स्टर के आने का वेट करने लगता है। और तभी वो मॉन्स्टर बाकी के बिल्कुल पीछे आ जाता है। लेकिन एडो को पता होता है कि ये बाकी अपनी मनमानी करेगा, इसीलिए वो पहले से ही बाकी का पीछा कर रहा होता है और उस जगह पर आ जाता है। और वो बाकी की जान को बचाने के लिए अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी भी लेकर आता है और बाकी की जान को बचाते हुए उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू हो जाता है। और अब जैसे ही एडो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने वाला होता है, वो मॉन्स्टर उसकी कुल्हाड़ी को अपने जबड़ों से ही पकड़ लेता है। उस मॉन्स्टर के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि वो देखते ही देखते उस मेटल से बनी हुई एक्स को अपने दांतों से ही तोड़ देता है और एडो की कुल्हाड़ी टूट जाती है। और अब वो अपने पंच की हेल्प से उस मॉन्स्टर को जख्मी करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जैसे ही उस पर एक पंच मारने वाला होता है तो वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल लेता है और अपने जबड़ों में एडो के मुक्के को पकड़ लेता है। एडो अपनी पूरी ताकत लगाता है अपने हाथ को छुड़ाने के लिए और बाकी भी उसकी हेल्प करता है, लेकिन इसकी वजह से उसका हाथ बहुत हद तक जख्मी हो जाता है। और अब बाकी उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे आता है और ये जंगली गोरिल्ला एक जोरदार मुक्का मारता है बाकी की चिन पर और बाकी को समझ आ जाता है कि उसका और इस मॉन्स्टर का कोई भी मुकाबला नहीं है और बाकी दूर जाकर गिर जाता है। उन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। एडो ने बिल्कुल ठीक कहा था, यूजिरो हानामा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद इस जैसे मॉन्स्टर को हराया था। और अब देखते ही देखते वो गोरिल्ला आगे बढ़कर एडो के पेट में अपने नाखूनों को घुसा देता है। एडो दर्द से चिल्ला रहा होता है और बाकी एडो की हेल्प करते हुए उस मॉन्स्टर को भगाने के लिए एक लालटेन को मारता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और अब उस लालटेन की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर आग लगनी शुरू हो जाती है और बाकी मिट्टी का तेल भी फेंक देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और अब देखते ही देखते उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर आग लग जाती है और वो अपनी केव में वापस भाग जाता है। एडो उस मॉन्स्टर के पंजों की वजह से उससे लड़ाई करते वक्त बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके पेट से खून निकल रहा होता है। और बाकी मिस्टर एडो को उसकी घर पर लेकर आता है। एडो जो कि अभी जख्मी हालत में होता है बाकी से कहता है, बाकी मेरे पास कुछ बंदूक की शेल्स पड़े हुए हैं, उनको खाली करो, उनके अंदर से बारूद निकालो और उसे जलाकर मेरे जख्मों पर लगा दो, इससे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि जानवरों के हाथों, पंजों और उनके मुंह में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए बैक्टीरिया को जलाना बहुत जरूरी हो जाता है। और बाकी एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और वहाँ पर एक चॉपर आ जाता है। एक मेडिकल चॉपर होता है जो कि एडो को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और एडो की जान बच जाती है। लेकिन बाकी उसी जगह पर रहता है उसके घर में और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में लगा होता है। और अभी भी बाकी और उस मॉन्स्टर की फाइट बाकी होती है।
होती है और बाकी मिस्टर एडो की बात मानते हुए अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है और बहुत ज्यादा खाना खा रहा होता है। और दूसरी तरफ बाकी की मॉम एक फाइट देख रही होती है जो कि उसी बॉक्सर के बीच में होती है जिसने बाकी को हराया होता है। और कोरियोगावा उसकी मॉम से कहता है, मिस हानामा, आपका बेटा बाकी पहाड़ों में पहुंच चुका है ट्रेनिंग करने के लिए। और बाकी की मॉम कोरियोगावा से कहती है, अगर उसे स्ट्रांग होना है तो उसे अपने ब्रेन में एंडोर्फिन्स को रिलीज करना होगा। एंडोर्फिन्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसके एक्टिवेट होते ही फाइटर की बॉडी में पेन फील होना बंद हो जाता है, क्योंकि कुछ फाइट्स में ऐसा देखा गया है कि जब ओपोनेंट बेहोश हो जाता है तब भी उसकी बॉडी खुद ब खुद ही हरकत कर रही होती है, जिसका मतलब है कि उसके एंडोर्फिन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसकी बॉडी में से सारा जो पेन होता है उसका वो गायब हो जाता है और नॉकआउट होने के बावजूद भी अपनी बॉडी को हिलता हुआ महसूस कर रहा होता है, जिसका मतलब है कि फाइटर के अंदर इतना ज्यादा जज्बा होता है लड़ने का कि हारने के बाद भी उसकी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही होती है। अगर बाकी उस पावर को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, अगर वो एंडोर्फिन्स उसकी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, तो बाकी की बॉडी कभी भी पेन को फील नहीं कर पाएगी और बाकी काफी हद तक उस पेन को कंट्रोल कर लेगा। और ये सब बातें बोलते हुए बाकी की मॉम उस फाइट को देख रही होती है और देखते ही देखते वो फाइट मिस्टर यूरी जीत जाता है। लेकिन उसको हराने के बावजूद भी यूरी के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं होती। यूरी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बोर हो चुका है और एक अच्छे ओपोनेंट की तलाश में होता है जो उसे अच्छी टक्कर दे सके और उसे हरा सके। और इस तरफ हम देखते हैं कि बाकी अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहा होता है और तेज रफ्तार से पहाड़ों पर भाग रहा होता है। और अब देखते ही देखते बाकी पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर खड़ा हो जाता है और खाई की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा तो मेरे एंडोर्फिन्स एक्टिवेट हो सकते हैं। और बाकी अपनी काबिलियत को आजमाने के लिए उस पहाड़ी से छलांग लगा देता है और जैसे ही वो उस पहाड़ी से छलांग लगाता है उसके अंदर मौत का जो डर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और अचानक से उसके वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंडोर्फिन्स वाले और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो हवा में तैर रहा है और उसे अब टाइम स्लो लगने लग जाता है और वो अब अपने रास्ते में आने वाले हर एक पत्थर को डॉज करने लग जाता है और एक से दूसरी जगह पर बहुत आसानी से ट्रैवल कर पाता है। और यहाँ तक कि वो खुद को धकेलते हुए नीचे नदी में जाकर गिरता है और अपनी जान बचाने में और उन सेल्स को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। और बाकी अपने मन में कहता है, मॉन्स्टर, अब मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हमारा हिसाब बाकी है। तुमने मेरे दोस्त को घायल करा था ना, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। और अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और बाकी आग जलाकर उस मॉन्स्टर की केव के सामने बैठा होता है और वो मॉन्स्टर बाकी की सेंट को सूंघ लेता है और उसे खाने के लिए बाहर आता है अपनी केव से। और उसे देखकर बाकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारा और तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। और बाकी उसके हाथ में जो मशाल होती है उसे आसपास के एक तेल की घेरे में फेंक देता है और चारों तरफ पेट्रोल बिछाया होता है उसने और हर तरफ आग लग जाती है और वो एक आग की रिंग में बदल जाती है। और अब यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा, ना वो मॉन्स्टर ना ये बाकी। और अब देखते ही देखते उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। बाकी इस लड़ाई की शुरुआत करता है और उछलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उस पर मुक्कों और लातों की बारिश कर देता है। और वो मॉन्स्टर अब थोड़ा सा जख्मी होना शुरू हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि बाकी जैसे एक ओपोनेंट से लड़ने के लिए उसे अपनी ताकत का यूज करना ही पड़ेगा। और अब जैसे ही बाकी उछलकर उसकी आंख को जख्मी कर देता है तो वो मॉन्स्टर अपनी आंख को ही निकाल कर खा जाता है। ये देखकर बाकी को बहुत ज्यादा घिन आती है। ये क्या, तुम तो बहुत ही अजीब हो। और अब बाकी उस मॉन्स्टर से कहता है, अब तुम्हारा हमला करने की बारी है, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम मुझ पर हमला कर सकते हो। और फिर वो गोरिल्ला अपनी पूरी पावर का यूज करता है और बाकी के ऊपर छलांग लगाता है और बाकी के ऊपर जोरदार मुक्कों की बारिश कर देता है। बाकी अधमरा होकर जमीन पर गिर जाता है और ये गोरिल्ला उछल उछल कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये ला भाई, हरा दिया मैंने तुम्हें, कैसा लग रहा है अब? बाकी देखकर उसे कहता है, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है बच्चे, अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। ये सुनते ही उस मॉन्स्टर को गुस्सा जाता है और उछल उछल कर बाकी ऊपर हमला करता है और अपने पंजों की हेल्प से बाकी के फोरहेड को जख्मी कर देता है। बाकी ये देखकर थोड़ा सा घबराना शुरू हो चुका है। चाहे बाकी जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, लेकिन वो है तो सिर्फ 13 साल का एक बच्चा। और फिर वो मॉन्स्टर जैसे इस बात का अंदाजा लगा लेता है, ये बाकी डरने लग गया है, वो बाकी को पकड़कर उसे अपने पंजों में दबोच लेता है और अपना पूरा मुंह खोलकर बाकी के लेफ्ट शोल्डर पर एक बाइट कर देता है। बाकी दर्द से चिल्लाना शुरू हो जाता है। बाकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए और बाकी को अब कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए, इसलिए वो उसकी टेस्टिकल्स पर हमला करना शुरू कर देता है और उस मॉन्स्टर को पेन फील होता है और बाकी को समझ आ जाता है कि जैसे किसी फाइटर की प्राइवेट ऑर्गन्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पर किक या फिर पंच करने से इस मॉन्स्टर को हराया जा सकता है। और बाकी अब इसी टेक्निक का यूज करता है और बार बार उस मॉन्स्टर के टेस्टिकल्स पर लाते मारने शुरू हो जाता है और वो मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाना शुरू हो जाता है और बाकी को छोड़ देता है। और बाकी याद करता है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में मिडिल के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत वीक होते हैं, तो उसे अब वहीं पर अटैक करना चाहिए। बाकी इस टेक्निक को अब फॉलो करने लग जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है और फिर से खड़ा हो जाता है। ये लड़ाई एक जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है। और अब इस तरफ एडो अपने घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाकी वहाँ पर नहीं होता और उन्हें शक होता है कि मॉन्स्टर से लड़ने तो नहीं चला गया। और अब मिस्टर एडो भागते भागते उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बाकी उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो देखकर डर जाते हैं कि ये बाकी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा है और उससे फाइट कर रहा है। मिस्टर एडो के हाथ में एक गन होती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाकी उन्हें रोक देता है और कहता है, नहीं मिस्टर एडो, ये मेरी फाइट है, प्लीज आप बीच में मत आइए, मैं ये लड़ाई अपनी खुशी से कर रहा हूँ, मैं इस मॉन्स्टर से ही लड़ने आया था। बाकी की बातों में इतनी ज्यादा सच्चाई होती है कि मिस्टर एडो को बाकी पर यकीन आना शुरू हो जाता है और उस लड़ाई में बाकी की हेल्प करने से पीछे
पीछे हट जाते हैं और फिर देखते ही देखते वो मॉन्स्टर बाकी के ऊपर हमला कर देता है और फिर बाकी भी अपनी जान बचाते हुए उस मॉन्स्टर पर मुक्कों और लातों की बारिश कर देता है। और फिर बाकी को याद आता है कि उसने इसकी आंख को जख्मी कर दिया था और बाकी फिर से उसकी आंखों पर हमला करता है और उसे जख्मी करने की कोशिश करता है। और अब जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती चली जाती है तो दोनों की फाइट करने में शिद्दत बढ़ रही होती है। और अब जैसे ही मॉन्स्टर अपना आखिरी हमला करता है वो अपना मुंह खोलता है और बाकी के पास आता है और बाकी की उसके मुंह में एक पंच दे मारता है, पूरा घुसा देता है। मिस्टर एडो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और खुशी से चिल्ला रहे होते हैं और बाकी ने आखिरकार ये फाइट जीत ली होती है और उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर फिर से होश में आ जाता है और लड़ाई हारने की वजह से अपना सर झुकाकर वापस अपनी केव में चला जाता है। उसे बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा होता है कि वो एक छोटे से बच्चे से हार गया। और अगली सुबह बाकी उस मॉन्स्टर की केव के अंदर जाता है और बाकी के हाथ में एक बहुत बड़ी खोपड़ी होती है। ये खोपड़ी उस मॉन्स्टर की वाइफ की होती है जिसे बाकी के डैड यूजिरो हनुमा ने हराया होता है। और बाकी उस मॉन्स्टर से माफी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर दी, अब वादा करो कि तुम इंसानों पर हमला नहीं करोगे। तुमने जो कुछ भी किया है अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए किया है, इसलिए मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ चुकी है। और फिर वो मॉन्स्टर अपना एक टूटा हुआ दांत बाकी को देता है और उस खोपड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों ये फाइट अपनी अपनी फैमिलीज के लिए कर रहे होते हैं और बाकी उस मॉन्स्टर से वादा करता है कि वो एक दिन उसकी बीवी को मारने वाले यानी कि यूजिरो हनुमा से बदला जरूर लेगा। और इस तरफ हानायामा डेली बाकी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन बाकी जिस दिन घर वापस आ रहा होता है उसी दिन हानायामा वहाँ से चला जाता है और इन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। और तभी कोरियोगावा वहाँ पर पहुंच जाता है और बाकी से कहता है ओए बाकी, तुम्हारी मॉम तुमसे मिलना चाहती है, चलो मेरे साथ। इसके बाद बाकी अपनी मॉम से मिलता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और हमें पता चलता है कि बाकी की मॉम बाकी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, वो बस उसे एक खिलाड़ी की तरह देखती है, एक ऐसा फाइटर जो उसके हस्बैंड यूजिरो हनुमा से फाइट करेगा। वो उसे एज अ टूल देखती है और बाकी पहली बार नोटिस करता है कि उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत दे रही होती है और उसे बोलती है मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने पहाड़ों पर जाकर ट्रेनिंग की और तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, तुम्हारे मसल्स भी कितने बड़े हो चुके हैं। और उसे लगता है कि शायद से अब ये बाकी यूजिरो हनुमा को हरा पाएगा और उसे किसेस भी देती है और अब उसे उसके नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में बताती है जिससे बाकी की फाइट अब होने वाली है। ये बंदा एक हैवी वेट चैंपियन होता है और इस तरफ टीवी में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर यूरी का मुकाबला एक बहुत ही खतरनाक से फाइटर के साथ होने वाला है। यूरी का वेट अब 81 किलोग्राम हो चुका है और उसने सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर अपना 15 kg वेट बढ़ा लिया है और वो एक हैवी वेट चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है। और बाकी की मॉम बाकी से बताती है अगर तुम्हारा मुकाबला उससे हो जाए तो ये बहुत बेहतरीन मैच होगा, इससे तुम अपनी ताकत को भी जान सकते हो कि तुम पहले से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और इसके बाद कोरियोगावा मिस्टर यूरी को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसके सामने 100 मिलियन येन्स रखते हुए कहते हैं तुम्हें बाकी के साथ फाइट करनी होगी, ये वही लड़का है जिससे तुम 3 महीने पहले लड़े थे। यूरी ये देखकर कहता है मैं पैसों की खातिर नहीं लड़ता, मैं एक वॉरियर हूँ, समझे आप। मेरा सपना यही है कि मैं अपने बड़ों की तरह दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं और अब क्योंकि मैंने बॉक्सिंग को चूज कर लिया है तो मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बनना चाहता हूँ। और कोरियोगावा उसे कहता है तुम्हारे सामने पैसे रखे हैं और बाकी कोई मामूली लड़का नहीं है, अगर तुमने बाकी को हरा दिया तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान वैसे ही बन जाओगे और अगर तुम बाकी से हार जाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनने के लिए रेडी नहीं हो। अब आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। और ये सब सुनकर मिस्टर यूरी वहाँ से चला जाता है और अब मिस्टर कोरियोगावा हानायामा के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है हाँ भी हानायामा, करनी है कि नहीं करनी तूने फाइट उससे? अगर तुम बाकी को हरा देते हो तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान यानी कि यूजिरो हनुमा तुमसे मुलाकात करने भी आ सकता है और हो सकता है कि वो तुम्हें एक बेहतरीन फाइटर के तौर पर एडमायर भी करे। और अब क्योंकि हानायामा की यही ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान यानी कि यूजिरो हनुमा से लड़े तो वो उसकी बातों को मान जाता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर यूरी के साथ फाइट करवाने के लिए उसका कोच 4 से 5 बहुत हट्टे कट्टे पहलवानों को लेकर आता है। यूरी उन बॉक्सर्स को देखते हुए अपने कोच को बताता है अगर आप इन चारों को एक साथ भी रिंग में भेज दो मैं तब भी इनको हरा दूंगा। लेकिन तभी बाकी उन बॉक्सर्स के बीच में बाहर निकलता है और आगे आता है और यूरी से कहता है अगर मेरे और तुम्हारे बीच में एक फाइट होती है तो वो जिंदगी और मौत की फाइट होगी, ये कोई खेल नहीं होगा और मैं तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता हूँ मिस्टर यूरी। अब मैं पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और बाकी एक पंचिंग बैग के पास जाता है जिसके अंदर 100 लीटर से ज्यादा पानी होता है और बाकी उस पंचिंग बैग को तोड़ देता है और उन्हें सभी बॉक्सर से कहता है तुम्हारी बॉक्सिंग इनकम्प्लीट है क्योंकि तुम्हारी बॉक्सिंग के अंदर किकिंग नहीं है और टेक्निक की बहुत ज्यादा कमी है, तुम लोगों की जान लेना नहीं जानते, इसमें रूल्स होते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये सुनकर सभी के सभी बॉक्सर्स खामोश हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं भाई बात तो सही कर रहा है लौंडा। और बाकी उन सभी से कहता है तुम इन सभी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एक अच्छे फाइटर नहीं बन पाओगे, तुम एक अच्छे ग्रैपलर नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम बॉक्सिंग ग्लव्स का यूज करते हो, लेकिन मेरे जो पंच है वो ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही शार्प भी है। और अब दिखाया जाता है कि आज रात यूरी का मुकाबला एक हैवी वेट चैंपियन के साथ होता है और इसी वजह से वो बाकी की बातों को सोच रहा होता है कि बाकी ने जो भी बातें की हैं, क्या मैं एक इनकम्प्लीट कैरेक्टर हूँ, क्या मैं एक अच्छा फाइटर नहीं बन सकता, क्या ये बॉक्सिंग इनकम्प्लीट टेक्निक के साथ डेवलप की गई थी। लेकिन ये आज रात सारी की सारी बातें मैं चेक करने वाला हूँ और मुझे
मुझे पूरा यकीन है कि मैं बाकी को गलत साबित कर सकता हूँ। अब यूरी ये सारी की सारी बातें सोचता हुआ जा रहा होता है और तभी अचानक से ही हानायामा वहाँ पर पहुंच जाता है अपने गैंगस्टर्स के साथ और वो यूरी के साथियों को पकड़ लेता है, उसके कोच को पकड़ लेता है और उनकी गर्दन के ऊपर चाकू रखकर यूरी को एक असली फाइट कैसी होती है ये सिखाने के लिए उसके सामने आ जाता है। यूरी जो अब अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा होता है उसकी स्पीड हानायामा से बहुत ज्यादा तेज होती है, इसीलिए वो एक ही सेकंड में 3 से 4 पंचेस मार देता है हानायामा के मुंह पर। लेकिन हानायामा एक जोरदार हमला करने वाला था उस पर, इसीलिए वो जैसे ही एक जोरदार मुक्का यूरी पर मारता है तो यूरी उसे डॉज कर लेता है। हानायामा के पंच में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि उसका पंच दीवार के अंदर घुस जाता है और यूरी को समझ आ जाता है कि इसका अगर एक मुक्का भी से पड़ गया तो भाई बचूंगा नहीं, मैं नॉकआउट हो जाऊंगा यहीं पे। और फिर हानायामा मिस्टर यूरी के हाथ को पकड़ लेता है और अपना दूसरा हाथ भी यूरी की बाजू पर रखने के बाद उस पर प्रेशर डालते हुए उसके हाथ के मसल्स को फाड़ देता है। एक जोरदार धमाके की आवाज सब लोग सुनते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई बंदा अपनी हाथों की ताकत से ही किसी दूसरे इंसान के हाथ के मसल्स को फाड़ सकता है। और अब जैसे ही हानायामा उस फाइट को जीत जाता है वो एक जोरदार मुक्के के साथ उस फाइट को एंड करता है और एक खबर टीवी पर भी दिखाई जाती है। सूत्रों से हमें पता चला है कि मिस्टर यूरी पर किसी ने हमला कर दिया है और बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। और जैसे ही ये खबर बाकी और उसकी मॉम तक पहुंचती है तो कोरियोगावा ने बताता है कि ये काम हानायामा का हो सकता है। वो बाकी से सिर्फ 1 या 2 साल ही बड़ा है लेकिन उसे जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय माना जाता है। उसके हाथों में बहुत ज्यादा ताकत है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो किसी के हाथ को पकड़कर उसके मसल्स को फाड़ सकता है, बिल्कुल पानी के किसी गुब्बारे की तरह। ये सुनकर बाकी और उसकी मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बाकी बोलता है क्या बकवास है ये, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और बाकी की मॉम कोरियोगावा को बोलती है जब ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना तो ये अपने एक्सप्रेशंस को छुपाता है। इसका यही मतलब है कि बाकी उस फाइटर से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और फिर हम देखते हैं कि बाकी अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और हानायामा की बिल्डिंग में घुस जाता है और उसके गार्ड्स को उठाकर फेंकता हुआ उसके कमरे में आ जाता है और हानायामा के सामने रखी हुई एक टेबल को एक जोरदार किक मारता है और उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और बोलता है क्यों ना एक फाइट शुरू करी जाए हानायामा, मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने के लिए आया। और हानायामा भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये सिर्फ छोटा सा एक बालक है लेकिन इसमें हिम्मत बहुत ज्यादा है, चलो ठीक है फिर आज नहीं बचता है। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पर 8000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। और भाई सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं तुम्हारे, बस रिप्लाई नहीं करता वो अलग बात है। और आपको अगली वीडियो कौन से टाइम पर चाहिए प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।